हेलो। मैं ऋषभ और आपका मैं अपने चैनल एक्सर्जी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम यूपीएससी के 2011 से 2022 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उसे सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा सॉल्व करने का मेन टारगेट होगा वो होगा कि एग्ज़ाम में हम इन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करेंगे। सीधा सीधा ये हिसाब किताब है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सबसे पहले करेंगे सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2011 का पेपर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द यूनियन बजट 2011-12 a full exemption from the basic custom duty was extended to the bio-based asphalt, that is called a bioasphalt. What is the importance of this material? मीन्स बायोसफॉल्ट का क्या इंपॉर्टेंस है। तो आप सभी को पता है किसी भी चीज़ में अगर बायो वर्ड लग जाता है, लाइक बायोमास हो या बायोगैस हो या कुछ भी हो, तो वो क्या होती है, वो चीज़ होती है रीन्यूएबल रिसोर्स। उसको हम कहते हैं रीन्यूएबल रिसोर्स, या इसे हम नॉन कन्वेंशनल भी बोलते हैं। याद रखिएगा, रीन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल एक ही चीज़ होती है, या नॉन रिन्यूएबल और कन्वेंशनल भी सेम चीज़ है। ठीक है। तो अब हम इसमें स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट है, अनलाइक ट्रेडिशनल एसफॉल्ट बायोसफॉल्ट इज नॉट बेस्ड ऑन फॉसिल फ्यूल्स। सेकंड है, बायो एसफॉल्ट कैन बी मेड फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। थर्ड है, बायो एसफॉल्ट कैन बी मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल। एंड लास्ट है, इट इज़ इको फ्रेंडली टू यूज़ बायो एसफॉल्ट फॉर सरफेसिंग द रोड्स। तो अगर हम इन स्टेटमेंट को देखें, तो अगर हम सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, बायो एसफॉल्ट कैन बी मेड फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्योंकि बायो अगर लग गया यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्स से ही चीज़ें बनेगी या नॉन कन्वेंशनल चीज़ें। अगर हम इसमें सेकंड स्टेटमेंट को अगर हम रॉन्ग करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा ऑप्शन बी 1, 3 एंड 4 ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है। तो ये एक तरीका होता है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ऑफ oxides of nitrogen, oxides of sulfur. Which of the above are the emissions from the coal combustion of the thermal power plant? यानी कि थर्मल पावर प्लांट से कौन कौन सी गैसेस निकलती हैं। तो हमारी कौन कौन सी गैसेस निकलती हैं एक बार चेक कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, लेड निकलता है, मरकरी निकलता है, और PM2.5 निकलता है, और PM10 भी निकलता है। तो ये आप मोटा मोटा याद रखिए, ये सारी गैसेस निकलती हैं, और भी हैं बट ये इंपॉर्टेंट गैसेस हैं। और अगर हम इसकी बात करें तो हमारा ये तीनों इसमें सही है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैटेलाइट्स यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन relay are kept in geostationary orbit. ठीक है। A satellite is said to be in such orbit when the orbit is geosynchronous. Second statement, the orbit is circular, the orbit lies in the plane of earth equator, and last है, the orbit is at an altitude of 22,236 किलोमीटर। तो आपको पता है कि जब भी यूपीएससी कोई फैक्ट आता है तो वो मोस्टली रॉन्ग होता है। और दूसरी चीज़ मैं ये भी बताऊं कि ऑर्बिट अगर आप नॉर्मल सोचो तो ऑर्बिट एक शेप होता है, एक पाथ होता है, पाथ का एक डायरेक्शन होता है कि इस डायरेक्शन से ऑर्बिट जा रहा है। लेकिन ऑर्बिट का अल्टीट्यूड 22,236 हो या 22,235 हो या इवन 22,000 था, ऑर्बिट सारे ऑर्बिट ही हैं। ठीक है। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट ये सारे के सारे कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि 19,000 किलोमीटर वाला ऑर्बिट जियो सिंक्रोनस ही हो सकता, वो भी हो सकता है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग, और जैसे ही हम फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग करते हैं तो हमारा अपने आप करेक्ट आंसर क्या आता है, करेक्ट आंसर आ जाएगा 1, 2 एंड 3 ओनली। ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन का नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया हैज एक्सपीरियंस्ड परसिस्टेंट एंड हाई फूड इन्फ्लेशन इन रिसेंट पास्ट, व्हाट कुड बी द रीज़न। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट है, ड्यू टू ग्रेजुअल स्विच ओवर टू द कल्टिवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, द एरिया अंडर द कल्टिवेशन ऑफ फूड ग्रेन्स हैज स्टीडली डिक्रीज्ड इन द लास्ट 5 years अबाउट 30%। तो अगर हम आपको पता है कोई भी एक्सट्रीम वर्ड्स यूज़ होते हैं जैसे स्टीडली इंक्रीज, स्टीडली डिक्रीज, तो ये सारे क्या है, ये सारे रॉन्ग वर्ड्स होते हैं। क्यों होते हैं? अगर आप नॉर्मली सोचिए तो कोई भी डेटा जो है वो थोड़ा बहुत जिगजैग बढ़ता है या जिगजैग घट सकता है। स्ट्रीटली मतलब एक स्ट्रेट लाइन कर्वेचर में घटे या बढ़े, ये इम्पॉसिबल सी चीज़ होती है। या अगर ये हो भी जाए तो ये बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांस है। तो इसलिए हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो रॉन्ग हो गया। और जैसे ही अगर हमारा फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हुआ
हम अपने करेक्ट आंसर पे विदाउट नोइंग द ऑल स्टेटमेंट पहुंच जाएंगे, दैट इज कॉल्ड 2 and 3। देखिए ये तरीका है जिससे हमको यूपीएससी में प्रोसीड हमेशा करना होता है। तो सेकंड और थर्ड हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट साइंटिस्ट कैन डिटरमाइन the arrangement or relative positions of the genes or DNA sequence on a chromosome. How does this knowledge benefit us? सबसे बड़ी बात है कि डीएनए सीक्वेंसेस से हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो हम देखेंगे, इट इज पॉसिबल टू नो द पेडिग्री ऑफ लिवस्टॉक, इट इज़ पॉसिबल टू नो अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ ऑल ह्यूमन डिजीज एंड इट इज़ पॉसिबल टू डेवलप डिजीज रेजिस्टेंट एनिमल ब्रीड्स। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि डीएनए सीक्वेंस से हमें बहुत से फायदे, लेकिन ये कहना कि इट इज़ पॉसिबल टू अंडरस्टैंड कॉज ऑफ ऑल ह्यूमन डिजीज, सारे ह्यूमन डिजीज़ का हम कॉज जानेंगे इससे, ये इम्पॉसिबल चीज़ है। 90% भी आप जान सकते हैं, लेकिन तो भी कुछ ना कुछ लैक रह जाएगा। तो ये आपका वेग एक्सट्रीम स्टेटमेंट, और जैसे ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट उसको अगर आप यहाँ से हटाएंगे तो हमारा अपने आप जो करेक्ट आंसर है 1 and 3 ओनली आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका लगाने का। नेक्स्ट चलते हैं 6th, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी द विजिट ऑफ फॉरेन नेशनल्स टू विटनेस द कॉमनवेल्थ गेम्स इन इंडिया अमाउंटेड टू। तो अगर सीधी सी बात है, अगर फॉरेन नेशनल्स इंडिया में कॉमनवेल्थ के लिए आए तो इंडिया में क्या है, मनी आएगी, और जैसे ही इंडिया में मनी इन होगी तो वो इक्वलेंट टू किसके होता है, इक्वलेंट टू हमेशा एक्सपोर्ट के होता है। जब हम कोई सामान एक्सपोर्ट करते हैं यानी कि हम मनी लेते हैं, मनी इनटेक करते हैं कंट्री में, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, वो होगा आपका एक्सपोर्ट। ओके, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोबायल फ्यूल सेल आर कंसिडर्ड एज द सोर्स ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी। तो सबसे पहले हम जानेंगे माइक्रोबायल क्या है। माइक्रोबायल क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और कोई भी चीज़ अगर ऑर्गेनिज्म है तो उसका सबसे पहला फीचर है कि वो चीज़ ऑर्गेनिक होना मस्ट है, इनऑर्गेनिक नहीं हो सकता है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे अंदर भी कार्बन है, ठीक है, हम कम्प्लीटली इनऑर्गेनिक नहीं हो सकते। तो अगर हम देखें स्टेटमेंट देखते हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, दे यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म एज कैटलिस्ट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सर्टेन सबस्ट्रेट्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, दे यूज अ वेराइटी ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल एज सबस्ट्रेट्स। थर्ड है, दे can be installed in waste water treatment plant to clean the water and produce electricity। तो ऑब्वियस सी बात है, यूज़ अ वेराइटी ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल, ये गलत है, हमेशा ऑर्गेनिक मटेरियल जो यूज़ होगा, ठीक है। और इसका जैसे ही सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हुआ तो आप डी और बी तो आपका गया, तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, 1 ओनली या 1 and 3 ओनली। तो हर हाल में 1 तो आपका ट्रू स्टेटमेंट होने होना है। अब वेदर चेक करेंगे थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, दे कैन बी इंस्टॉल्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स तो क्लीन्स वाटर एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑब्वियसली बात है, जो भी माइक्रोबायल फ्यूल सेल है, जब भी हम उसको यूज़ करते हैं, जो आपके माइक्रोब्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो पॉल्यूशन को हटाते हैं, इसको एज ए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भी यूज़ करते हैं, और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। ये फ्यूल सेल का एक टाइप है माइक्रोबायल फ्यूल सेल, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्स द टर्म फिस्कल स्टिमुलस। तो आपको पता है फिस्कल स्टिमुलस वर्ड सबसे ज़्यादा सुनने को कब मिला, ये वर्ड सुनने को मिला जब हमारा कोविड-19 आया था, हमारी इकॉनमी जब ख़त्म हो गई थी, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आत्मनिर्भर भारत की एक स्कीम लाई। तो आत्मनिर्भर भारत क्या है, आत्मनिर्भर भारत एक स्टिमुलस है, एक फिस्कल स्टिमुलस है कि रुकी हुई इकॉनमी को कैसे हम इंक्रीज़ करेंगे। तो स्लो डाउन इकॉनमी को बूस्ट करने की जो एक्टिविटी, डेट इज़ कॉल्ड स्पेशली फिस्कल स्टिमुलस। अगर आप चारों ऑप्शन देखेंगे तो जो सेकंड ऑप्शन आपका है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इट इज़ एन इंटेंस अफर्मेटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कंट्री। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, बी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 9th, द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल। सबसे पहली बात है, द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल की बात हो रही है। इन द अंटार्कटिक रीजन हैज़ द कॉज ऑफ कंसर्न, ठीक है, वोट बी द रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस होल। ओजोन होल बनने के क्या रीज़न है। तो सबसे पहले आपको पता है कि ओजोन होल किस एरिया की बात हो रही है, स्ट्रेटोस्फीयर में बनता है। ऑब्वियसली बात है, ओजोन होल ट्रोपोस्फीयर में तो बनता नहीं है। तो हम ऑप्शन देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट ट्रोपोस्फेरिक टर्बुलेंस। तो ट्रोपोस्फेयर में जब बनते ही नहीं तो ये स्टेटमेंट पहले ही रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट है, प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट एंड स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, ये ओके सही है। एंड इनफ्लो ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आपको भी पता है CFC गैस जो है उसको अब ख़त्म करके HFC गैस यूज़ की जा रही, क्योंकि जो CFC गैस है ये ओजोन क्रिएटिंग में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, अगर हम थर्ड को देखें, एब्सेंस ऑफ पोलर फ्रंट एंड स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड,
एंड मीथेन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो एब्सेंस वर्ड ही गलत है, यहाँ प्रेजेंस होगा तो ये स्टेटमेंट सही होगा। और ग्लोबल वार्मिंग भी इसका कोई रीज़न नहीं है ओजोन का, तो हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया है इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 10th है, कंसिडर द फॉलोइंग एक्शन विच द गवर्नमेंट कैन टेक। कब देख सकती है, विच ऑफ द एक्शंस कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द करेंट अकाउंट डेफिसिट, यानी कि जो हमारा करेंट अकाउंट डेफिसिट है उसको रिड्यूस करने के कौन कौन से टर्म है, सबसे पहली बात जानेंगे। तो जब भी हमारा एक्सपोर्ट घटेगा यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज होगा, सीधी सी बात है। एक चीज़ आप याद रखिए, एक्सपोर्ट अगर हमारा रिड्यूस हो रहा है इसका मतलब कि करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे क्या है, ये हमें देखना है रिड्यूसिंग द करंट अकाउंट डेफिसिट, इसका मतलब हमारे एक प्रेजेंट क्वेश्चन में हमेशा क्या है कि एक्सपोर्ट हमेशा इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो अगर हम सबसे पहली बात करते हैं स्टेटमेंट की, डिवैल्यूएटिंग द डोमेस्टिक करेंसी, ऑब्वियसली बात है डोमेस्टिक करेंसी को अगर हम सस्ता कर देंगे, अगर डोमेस्टिक करेंसी को डिवैल्यूएट कर देंगे तो हमारा क्या होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट चीप होगा, ऑब्वियसली बात है। और जैसे ही डोमेस्टिक प्रोडक्ट चीप होगा लोग खरीदना उसका बाहर बढ़ा देंगे, और जैसे ही डोमेस्टिक प्रोडक्ट चीप होगा तो हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, ट्रू है। ओके, नेक्स्ट, रिडक्शन इन द एक्सपोर्ट सब्सिडी। अब एक्सपोर्ट सब्सिडी के रिडक्शन के बारे में आप क्या कहते हैं कि एक्सपोर्ट में अगर सब्सिडी अगर हम कम दे रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है हमारा एक्सपोर्ट नीचे गिरेगा, और एक्सपोर्ट नीचे गिरेगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट, adopting suitable policies which attract greater FDI, more funds from FII। ऑब्वियसली बात है जब हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा यानी कि पैसा हमारे पास ज़्यादा आएगा, पैसा जब हमारे पास ज़्यादा आएगा तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होगा, वो रिड्यूस होगा, ठीक है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन भी ट्रू है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है यहाँ वो होगा 1 और 3। अच्छा, सेकंड रॉन्ग हो गया तो हम यहीं पे पहले इसको हटा सकते हैं, ठीक है। हमारा करेक्ट आंसर क्या है, 1 और 3 है। ओके, एलिमिनेशन से भी आप इसमें जा सकते हैं। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 which aims at promoting the Panchayati Raj institution in the country provides for which of the following। Okay, first है Constitution of District Planning Committee, State Election Commission to conduct all पंचायत elections, establish of State Finance Commission। तो जब भी अगर हम पंचायती राज एक्ट के बारे में बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी तो बनाई गई थी डिस्ट्रिक्ट को विकास करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेट इलेक्शन कमीशन का ही काम होता है पंचायत के इलेक्शन कराना, उसमें सेंट्रल इलेक्शन कमीशन का कोई रोल नहीं होता, तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। एंड लास्ट वन, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो जो आपका सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है उसका रूल क्या होता है, उसका होता है कि सेंट्रल और स्टेट के बीच के फाइनेंसिस को डिवाइड करता है। और स्टेट फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है, स्टेट एंड म्यूनसिपालिटी यानी या पंचायत या म्यूनसिपालिटी या आप कह सकते हैं लोकल गवर्नमेंट के फाइनेंसिस को वो क्या कहते हैं डिवाइड करता है। ओके, तो ये तीसरा भी ट्रू है आपका, तो तीनों का ट्रू है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 1, 2 और 3 होगा। 12th क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन ये कहता है 2 इम्पोर्टेंट रिवर्स, one with its source in Jharkhand and known different name in Odisha, and another with source in Odisha merge at the place only short distance from the coast of Bay of Bengal before flowing into the sea. This is an important site of wildlife and biodiversity and protected area. Which one of the following could be this? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि चांदीपुर ऑनसी और गोपालपुर ऑनसी ये आपका कोई भी बहुत फेमस बायोडाइवर्सिटी एरिया तो नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। अब आता है आपका भीतरकनिका एंड सिमलीपाल। सिमलीपाल सीमल ट्री के लिए फेमस है। ओके, और भीतरकनिका जो है यहाँ पे आपके क्रोकोडाइल पाए जाते हैं, और भीतरकनिका में 2 नदियाँ आती हैं, एक का नाम है ब्राह्मणी और दूसरे का नाम है बैतरनी, और ये बहुत फेमस नदी है जो यहाँ से निकलती है। ओके, तो ब्राह्मणी और बैतरनी की वजह से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, भीतरकनिका होगा। ओके, ये 12 क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 13th क्वेश्चन की ओर। तो 13th क्वेश्चन है
रैपिड इंक्रीज इन the rate of inflation in sometimes attributed to the base effect. What is the base effect? बेस इफेक्ट क्या होता है ये जानना है, ठीक है। तो बेस इफेक्ट जनरली क्या होता है? बेस इफेक्ट जो होता है, जब आप अगर आप इन्फ्लेशन की बात करें तो इम्पैक्ट ऑफ कंपेयरिंग करंट प्राइस लेवल इन अ गिवन मंथ अगेंस्ट द प्राइस लेवल इन द सेम मंथ इन अ ईयर अगो। अगर हम जैसे बात करें, अभी आज जो मंथ चल रहा है वो चल रहा है जुलाई 2022। अगर हम जुलाई 2022 का कंपेयर जुलाई 2021 से करें तो वो कहलाता है आपका बेस इफेक्ट। आपको पता है ना कि जो इन्फ्लेशन है, जो इन्फ्लेशन निकाला जाता है वो हर मंथ आता है और वो प्रीवियस ईयर के मंथ से कंपैरिजन हो गया आता है कि जुलाई 2021 में महंगाई इतनी थी तो जुलाई 2020 में इतनी इन्फ्लेशन, कितना इन्फ्लेशन हुआ या कितना डिफ्लेट हुआ या जो भी है, ठीक है। तो बेस इफेक्ट जनरली यही होता है, ओके। तो अब हम इसमें ऑप्शन देखते हैं। इट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ड्रास्टिक डिफिशियंसी टू सप्लाई ड्यू टू फेलियर ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप से कोई मतलब ही नहीं है यार इसका, ये स्टेटमेंट वही है। सेकंड, इट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ सर्ज इन डिमांड ड्यू टू रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें कोई मतलब नहीं है। इट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस लेवल ऑफ प्रीवियस ईयर ऑन द कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट। ऑब्वियसली बात है ये ट्रू है कि प्रीवियस ईयर से अगले लेवल का। नन ऑफ द स्टेटमेंट, ये तो गलत नहीं, बस ही सही हो गया था, ओके। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन देखते हैं। 14 है, इंडिया इज़ रिगार्डेड एज अ कंट्री विद डेमोग्राफिक डिविडेंड, दिस इज ड्यू टू। इंडिया को डेमोग्राफिक डिविडेंड क्यों कहते हैं? तो डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? व्हेन अ वर्किंग पीपल इज लार्जर देन द नॉन वर्किंग पीपल, ठीक है। या इसको कह सकते हैं व्हेन अ वर्किंग एज पीपल इज लार्जर देन द नॉन वर्किंग एज पीपल। तो वर्किंग एज पीपल क्या होती है? वर्किंग एज पीपल आपकी होती है 15 साल से 65 साल तक के बीच के लोगों को हम कहते हैं वर्किंग पॉपुलेशन। तो स्टेटमेंट देखते हैं, इट इज़ हाई पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप बिलो 15 ईयर्स, रॉन्ग है। इट इज़ पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 64 ईयर, ये ट्रू है। फिर है आपका द पॉपुलेशन इन द एज अबव 65 भी नहीं है और हाई टोटल पॉपुलेशन भी, इससे कोई मतलब नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर ये होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिगार्डिंग कार्बन क्रेडिट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सबसे पहले इसमें देखना है, नॉट करेक्ट देखना है, ठीक है। कार्बन क्रेडिट, तो कार्बन क्रेडिट की बात करते हैं तो कार्बन क्रेडिट क्या होता है कि हर देश को कुछ लिमिट मिला हुआ है कि आप इतना कार्बन एमिशन कर सकते हैं। तो कोई कंट्री अगर कम कार्बन एमिशन कर रही है तो दूसरे को ट्रेड कर सकती है, मीन्स कह सकते हैं वो कार्बन की जो लिमिट है वो बेच सकती है। तो ये जो बेचना और ये जो ट्रेडिंग है, दैट इज़ कॉल्ड कार्बन क्रेडिट। ये क्योटो प्रोटोकॉल में आया था। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट, द कार्बन क्रेडिट सिस्टम वाज रेटिफाइड इन कंजंक्शन विद द क्योटो प्रोटोकॉल, ये ट्रू स्टेटमेंट है। सेकंड है, कार्बन क्रेडिट्स आर अवॉर्डेड टू कंट्रीज और ग्रुप्स दैट हैव रिड्यूस्ड ग्रीन हाउस गैसेज बिलो दियर एमिशन कोटा। ये भी बिल्कुल सही बात है कि जीएसटी से बिलो में जो हो रहा है जो कोटा उसे यूज़ करेंगे। थर्ड स्टेटमेंट है, द गोल ऑफ कार्बन क्रेडिट सिस्टम इज़ टू लिमिट द इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। ऑब्वियसली बात है, गोल भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को लिमिट में करना है, ठीक है। तो ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है। रॉन्ग है, कार्बन लास्ट वन है, कार्बन क्रेडिट्स आर ट्रेडेड एट द फिक्स्ड प्राइस फिक्स्ड बाय टाइम टू टाइम बाय यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड प्रोग्राम। ऑब्वियसली बात है, यूएनईपी इसके प्राइस को नहीं डिसाइड करता है, ये दो कंट्री के बीच का आपस का मामला है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। तो हमें क्या है, हमें यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछना था, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? वो हमेशा डी होगा, नॉट करेक्ट वाला, ओके। 16 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ वैल्यू एडेड टैक्स। तो वैल्यू एडेड टैक्स क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स जिस बेस पे आपका जीएसटी चल रहा है, रिजीम आपका सेम है कि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो जो स्टेटमेंट 1 है वो आपका क्या है? ट्रू है। सेकेंड, इट इज़ अ टैक्स लेवाइज्ड ऑन वैल्यू एडिशन at each stage of transaction, production, distribution chain, ये भी ट्रू है। थर्ड, इट इज अ टैक्स ऑफ फाइनल कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड मस्ट अल्टीमेटली बी बोर्न बाय द कंज्यूमर, ये भी ट्रू है। एंड लास्ट वन, इट इज बेसिकली द सब्जेक्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर ओनली अ फैसिलिटेटर फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। ये एक रिजीम है, इसका सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? ये स्टेटमेंट क्या है हमारा? और रॉन्ग स्टेटमेंट। और जो हमारा करेक्ट आंसर है वो भी यहाँ पे हमारा क्या होगा? वो डी होगा इसका करेक्ट आंसर। 17 क्वेश्चन है, अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच। क्लोज इकोनॉमी क्या होती है? ठीक है, क्लोज इकोनॉमी देखते हैं। द मनी सप्लाई इज फुल्ली कंट्रोल्ड,
deficit financing takes place, only export takes place, neither export nor import takes place. ऑब्वियसली क्लोज इकॉनमी वो होती है कि हमें अपनी इकॉनमी को ना बाहर देना है और ना बाहर से हमें अंदर कुछ लेना है, तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कुछ भी नहीं चलेगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ये सिंपल क्वेश्चन है, नीदर एक्सपोर्ट नॉर इम्पोर्ट टेक्स प्लेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18th कहता है when the bark of a tree is removed in a circular fashion all around near its base, it gradually dries up and dries because। तो अगर आप पेड़ के छाल को, चारों के छाल को अगर काट देते हैं तो आपका पेड़ सूख जाता है। क्यों सूखता है, मेन ये है। तो आपको पता है कि पेड़ की छाल को काटने पे वो मेनली इसलिए सूखता है कि जो रूट्स को एनर्जी नहीं मिल पाती। अगर हम ऑप्शन देखते हैं, वाटर फ्रॉम सोल कैन नॉट राइज टू एरियल पार्ट्स, वाटर चढ़ेगा तो हर हाल में चढ़ सकता है, ऐसा उसमें है नहीं। स्टेटमेंट ए रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट है रूट्स आर स्टार्ट ऑफ एनर्जी, तो ऑब्वियसली बात है रूट्स को एनर्जी नहीं मिलती है छाल काटने से, जिसकी वजह से ये सूख जाते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर। थर्ड है ट्रीज इन्फेक्टेड बाई सॉइल माइक्रोब्स, सॉइल माइक्रोब्स इन्फेक्ट हो सकता है बट ये रीज़न नहीं है इसका कि इसलिए पेड़ सूखते हैं। ठीक है, फिर है रूट्स डू नॉट रिसीव ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, ये भी इसका रीज़न नहीं है। तो रीज़न क्या है, ये सब हो सकते हैं, लेकिन रीज़न क्या है आपका, रीज़न भी है कि रूट्स आर स्टोर फॉर ऑफ एनर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th, न्यू स्टार्ट ट्रीटी वॉज इन द न्यूज़, व्हाट इज दिस ट्रीटी। तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी अगर हम बात करें तो उस समय इसको स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी बोलते थे। क्या बोलते थे, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। ठीक है, और ये यूएसए और रशिया के बीच में हुई थी। तो अगर हम इसको देखते हैं तो जब आर्म्स की ट्रीटी है तो स्टेटमेंट है इट इज़ अ बायलैटरल स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी बिटवीन यूएसए एंड रशियन फेडरेशन, ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। इट इज़ मल्टीलेटरल एनर्जी सिक्योरिटी, से कोई मतलब नहीं है। इट इज़ ट्रीटी बिटवीन रशियन फेडरेशन एंड द यूरोपियन यूनियन फॉर द एनर्जी सिक्योरिटी, से भी इससे कोई मतलब नहीं। इट इज़ द मल्टीलेटरल कोऑपरेशन ट्रीटी अमंग द ब्रिक्स कंट्रीज एंड द प्रमोशन ऑफ ट्रेड, ट्रेड से भी इसका मतलब नहीं है। अगर आपको बस ये पता है कि आर्म्स की है तो अपने आप इसका करेक्ट आंसर निकाल लेंगे। ओके, 20th देखते हैं क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन है 3 of the following criteria have been contributed to the recognition of Western Ghats, Sri Lanka and Indo-Burma region and the hot spot of the biodiversity। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है स्पीसीज रिचनेस, यानी कि जितने ज़्यादा स्पीसीज होंगे उतना ही अच्छा आपका बायोडाइवर्सिटी होगा। तो ये एक आपका क्या है, ये एक रीज़न है, मतलब ये एक आपका पॉइंट है जिसकी वजह से हम बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट को डिसाइड करते हैं कि हॉट स्पॉट होगा या नहीं होगा। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका एंडेमिज्म। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के 3 रीजन होते हैं जिसकी वजह से बनता है, एक स्पीच रिचनेस है, दूसरा एंडेमिज्म। एंडेमिज्म का मतलब कि वो वहाँ का है या नहीं है, या बाहर का कोई भी स्पीसीज आ चुका है। थर्ड है थ्रेट परसेप्शन, कि कितना थ्रेट है उसको कि वो ख़त्म ना हो जाए। तो ये 3 चीज़ें हैं जो हॉटस्पॉट डिसाइड करती है। तो हमारा इसमें तीनों ऑप्शन है 1, 3 एंड 5। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा इसमें 1, 3 एंड 5 का। और वैसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, अगर 1 आपको पता चल गया ये है ही है तो आपका 2 एंड 3 रॉन्ग हो जाएगा। और आपको पता है कि थ्रेट परसेप्शन है या जो भी है तो आप अपने आप से एलिमिनेट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 ये कह रहा है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ in the recent past have caused the increased concentration of carbon dioxide in the atmosphere, but a lot of it does not remain in the lower atmosphere because of। ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बहुत है लेकिन लोअर पार्ट में क्यों नहीं है, इसका रीज़न पूछा है। इट स्केप इनटू द आउटर स्ट्रेटोस्फीयर। सेकंड है द फोटोसिंथेसिस बाय फाइटोप्लैंक्टन इन द ओशन, एंड द थर्ड है द ट्रैपिंग ऑफ एयर इन द पोलर आइस कैप्स। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट इट स्केप्स इनटू आउटर स्ट्रेटोस्फीयर, ऐसा तो आज तक हमने कहीं पढ़ा ही नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड स्ट्रेटोस्फीयर के पार चला जाता है, ये गैस रहती है, ये गैस नहीं रहती। और वैसे भी कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी भारी गैस है, सी है, ओ है, तो ये नीचे ही रहेगी, ये ऊपर तो चली नहीं जाएगी। तो हमारा जो स्टेटमेंट 1 है ये इसका रॉन्ग है, और जैसे ही स्टेटमेंट 1 रॉन्ग हुआ तो हमारा ये ऑप्शन कट गया।
तो अब हम देखेंगे 2 और 3 को। द फोटोसिंथेसिस बाय फाइटोप्लैंक्टन इन ओशन, तो ऑब्वियसली बात है ओशन के अंदर जो आपके फाइटोप्लैंक्टन है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिससे कि ओशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में रहती है, लेकिन वो लोअर एटमॉस्फेयर में रहती है, वो बिल्कुल पानी के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो आपका ट्रू है। ओके, ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगर दूसरा सही है तो ऑब्वियसली बात है हमारा डी भी गलत हो गया, तो 2 और 3 देखेंगे। 2 तो सही हो गया। तीसरा है द ट्रैपिंग ऑफ एयर इन पोलर आइस कैप्स, तो पोलर आइस कैप्स में गैस ये एयर जो है वो ट्रैप नहीं होती, आइस कैप में कोई भी गैस ट्रैप नहीं होती, ठीक है। तो थर्ड हमारा रॉन्ग है, तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, वो होगा 2 ओनली, इसका ये करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। क्या था, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी, ठीक, मरीन अपवेलिंग जोन्स आर इम्पॉर्टेंट एज दे इंक्रीज द मरीन प्रोडक्टिविटी बाय ब्रिंगिंग। तो अब हम बात करेंगे अपवेलिंग। अपवेलिंग क्या होता है, अपवेलिंग ओशंस में आते हैं, तो अपवेलिंग का मतलब होता है कि मेनली ये आपके साउथ पैसिफिक ओशन में आते हैं, और साउदर्न पैसिफिक में नियर पेरू के पास, जो साउदर्न अमेरिका के पास। तो अपवेलिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो समुद्र के अंदर के न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऊपर आ जाते हैं, सबसे पहली चीज़ ये। तो न्यूट्रिएंट्स आते हैं ऊपर, बस ये याद रखिए, और कुछ नहीं आता है। तो जो फर्स्ट है डिकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द सरफेस, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स नहीं है पहली चीज़, तो ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड है न्यूट्रिएंट्स टू द सरफेस, ये स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड है बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म टू द सरफेस, ये भी आपका रॉन्ग है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर क्या है, वो है 2। देखिए, ऐसा नहीं है कि न्यूट्रिएंट्स आने की वजह से बाकी चीज़ें नहीं आती, आने को तो डिकम्पोजर्स भी आ सकते हैं, बॉटम ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म भी आ सकते हैं, लेकिन ये रीज़न नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं, ये रीज़न नहीं है अपवेलिंग का। अपवेलिंग का रीज़न जो है वो ओनली न्यूट्रिएंट्स का आना है, ठीक है। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा 2 ओनली। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन पे चलते हैं। 23rd क्वेश्चन है, इफ़ अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिमूव्ड, ओके, it does not regenerate quickly as compared to the tropical deciduous forest. Okay, this is because अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को रिमूव कर दिया जाए तो ये तुरंत ट्रॉपिकल डिसीड्यूअस में नहीं बदल जाता है। क्या रीज़न है इसका, इसका सबसे बड़ा रीज़न है लीचिंग। इसका रीज़न क्या है आपका, लीचिंग। लीचिंग क्या होता है, जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी वहाँ पे बारिश सबसे ज़्यादा है, तो बारिश जब ज़्यादा होती है तो मिट्टी नीचे चली जाती है, उसकी एसिडिक हो जाता है, मिट्टी नीचे चली जाती है, जिससे कि सारे न्यूट्रिएंट्स उसके बह जाते हैं। जब न्यूट्रिएंट्स बह जाते हैं तो सॉइल क्या हो जाती है, सॉइल हो जाती है डिफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट, और जिसकी वजह से ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट नहीं बन पाता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो आंसर ए है, द सॉइल ऑफ रेन फॉरेस्ट इज डिफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो ये हमारा करेक्ट आंसर, बाकी इलॉजिकल ऑप्शन से कोई इसका मतलब नहीं है। 24th क्वेश्चन देखते हैं, द हिमालयन रेंज इज वेरी रिच इन स्पीसीज डाइवर्सिटी, which one among the following is most appropriate region for this phenomena? Okay, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट हैज हाई रेनफॉल दैट सपोर्ट्स लग्जूरियंट वेजिटेटिव ग्रोथ। तो हिमालयन रेंज में स्पीसीज डाइवर्सिटी है, तो हाई रेनफॉल आपके ईस्टर्न हिमालयन में होता है, वेस्टर्न हिमालयन में नहीं होता है, ठीक है। हाई रेनफॉल ईस्टर्न हिमालय में होता है, वेस्टर्न में नहीं होता, तो हमारा ऑप्शन ए रॉन्ग है। सेकेंड, इट इज़ अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायो जियोग्राफिकल जोन से, ऑब्वियसली बात है, दो अलग अलग बायो जियोग्राफी को हिमालय जोड़ता है, वेस्टर्न हिमालय डेजर्ट एंड थोड़ा सा फिर ग्रासलैंड, फिर टेम्परेट फॉरेस्ट है, ईस्टर्न आपका ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ईस्टर्न हिमालय में पाया जाता है, ज़्यादा बारिश होती है, तो अलग अलग जियोग्राफिक जोन को जोड़ता है। तो हमारा जो स्टेटमेंट वो है ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड, एक्जोटिक और इन्वेजिव स्पीसीज हैव नॉट बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन, ये आपका रॉन्ग है, एंड इट इज लेस ह्यूमन इंटरफेरेंस, ये भी रॉन्ग है, इसकी वजह से यहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी नहीं है, ठीक है, वो डिफरेंट बायो जियोग्राफिक जोन की वजह से। 25th क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग सेंट्रल एक्ट। फर्स्ट है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट, नेक्स्ट है माइनिंग एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट MMRDA का,
थर्ड है कस्टम एक्ट एंड लास्ट वन है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द अबव एक्ट्स रिलेवेंस इज बीनिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन द कंट्री। तो अगर हम बात करें तो इन चारों एक्ट में कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी का एंगल रहा है। तो हमारे चारों स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू होते हैं। देखिए इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपको थोड़े से याद करके चलने पड़ेंगे, अदरवाइज बहुत से आप लॉजिक से लगा सकते हैं। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, तो ये क्वेश्चन हमने 1 से 25 तक अभी तक कंप्लीट किया है। तो जनरली हम 4 पार्ट में इसको बनाएंगे जिससे कि हमारी वीडियोस लंबी ना कीजिए। जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 26 से आगे की ओर बढ़ेंगे। तो इस तरीके से तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आगे भी हमारी सीरीज को कंटिन्यू करिए और आपको काफ़ी यूपीएससी 2023 के एग्ज़ाम में इससे हेल्प मिलेगी। ओके, थैंक यू।